हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आज के न्यू लेक्चर में। और आज के न्यू लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में क्या जरूरत होती है। इससे पहले हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जाने थे, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग को कोई केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है कि रिएक्शन बैलेंस हो, ठीक ना। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट में जो हम लोग पढ़ते थे उसमें बैलेंस करना मस्ट था। रिएक्शन को बैलेंस करना क्या था, मस्ट था। तो क्या लिखा हुआ कि मोल कॉन्सेप्ट में मस्ट बी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्या चाहिए मोल कॉन्सेप्ट के लिए? बैलेंस रिएक्शन चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में क्या होना चाहिए? नो नीड ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। कोई जरूरी नहीं है कि कोई नीड नहीं है बैलेंस करने की, कोई दिक्कत। तो मोल कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे लगाते थे? इससे पहले वाले वीडियो हम लोग बताए थे, कैसे बताए थे। मोल कॉन्सेप्ट लगाते थे तो मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हम लोग इसको बैलेंस पहले करेंगे। अभी ये बैलेंस फॉर्मेट में नहीं है। अगर बैलेंस करेंगे तो कोई ना कोई इसका स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा। हम मान लेते हैं कि वो ए है इसके लिए, और इसके लिए मान लेते हैं बी है, और इसके लिए मान लेते हैं सी है, इसके लिए डी है। तो मोल कॉन्सेप्ट कैसे लगाते थे कि मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। ये क्या था? ए, ये इसका है स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, इस तरह से। और ये बराबर होता था मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, ये वाला पार्ट। और ये बराबर होता था मोल्स ऑफ सी अपॉन स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी का, और मोल्स ऑफ डी अपॉन स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी। ये आपका मोल कॉन्सेप्ट में यूज होता था। ये आपका आ गया मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। अब क्या देखें यहाँ से कि मोल कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग को क्या चाहिए? बैलेंस करना जरूरी है, तब तो स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे मोल्स में, कोई दिक्कत। लेकिन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में क्या है, जो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्या है? रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो ए प्लस बी मिलकर रिएक्शन बना रहा सी और डी, ए भी रिएक्शन क्या बना रहा सी डी। इसमें हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे इसमें? तो इक्विवेलेंट ऑफ ए, ये इसके इक्विवेलेंट होगा और इसके इक्विवेलेंट होगा, सब अपने आप में क्या होगा? बराबर होगा। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि बराबर होगा। तो क्या लिखे? इक्विवेलेंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर क्या होगा? इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर क्या होगा? इक्विवेलेंट ऑफ, इसको शॉर्ट में से लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ सी बराबर इक्विवेलेंट ऑफ डी। इस तरीका से आप लगा सकते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट ऑफ ए, इक्विवेलेंट ऑफ बी और इक्विवेलेंट ऑफ सी बराबर क्या होगा? इक्विवेलेंट ऑफ डी। तो अब हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट होता क्या है। तो इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, या इसी को हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। अब इसमें देखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास ये क्या है। इसमें ये देखेंगे कि ये क्या है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, या इक्विवेलेंट वेट भी बोल सकते हैं आप इसको। ये क्या है? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास बोलिए या इक्विवेलेंट वेट बोलिए, ठीक ना। इसको इस तरीका से भी दिखाते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऐसा भी दिखाते हैं। ये क्या होता है? इक्विवेलेंट मास बराबर होता है कि मोलर मास। क्या होता है? मोलर मास। मोलर मास को इस तरह से दिखा सकते हैं, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्या होता है? एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं, जो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़े हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के जो पढ़े हैं, और पढ़े भी आगे पढ़ेंगे भी एन फैक्टर कैसे निकालते हैं कोई भी एसिड बेस सॉल्ट सबका, ठीक ना। एक्चुअली क्या होता है, चार जो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब होता है। तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर ये होता है, किसी का मोलर मास अपॉन एन फैक्टर ये होता है इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, इस तरीका से। तो हम लोग इक्विवेलेंट पाते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट इस यहाँ पर रखते हैं, इक्विवेलेंट वेट का मास, इक्विवेलेंट मास का वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से इक्विवेलेंट बराबर क्या निकल के आएगा? यहाँ ध्यान दीजिए क्या आएगा। वेट दिया हुआ है, यहाँ से क्या दिया हुआ है? वेट तो दिया हुआ है, और इक्विवेलेंट मास बराबर क्या लिखा है? मोलर मास। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। यहां से देखिए ये चीज दिया हुआ है। इसको ऐसे और लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। कैसे लिखेंगे? वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास वेट अपॉन मोलर मास, ये ऊपर चले जाएगा, इनटू एन फैक्टर, इनटू एन फैक्टर।
अच्छा बताइए, वेट अपॉन मोलर वेट कितना होता है, क्या होता है, मोल होता है। वेट अपॉन मोलर वेट क्या होता है, मोल। तो क्या लिखे, मोल, ये इनटू में क्या आ जाएगा, एन फैक्टर, एन फैक्टर। ये आपका आ गया क्या, ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर, और या तो इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या आता है, मोल इनटू एन फैक्टर। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को रिलेट करते हैं, इसी क्वेश्चन को यहां से लिखते हैं इसको। अगर यहां से इसको लिखे तो क्या लिखे, यहां से इसको, यहां से लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बराबर क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ ए इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर लिखेंगे यहां से, बराबर एन फैक्टर ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। एन फैक्टर किसका निकाल सकते हैं, ए का। और क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी इंटू एन फैक्टर किसका, बी का, बराबर मोल्स ऑफ सी इंटू एन फैक्टर सी का। एन फैक्टर एन एफ से लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ डी इंटू एन फैक्टर किसका, डी का। ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। जब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाना हो तो रिएक्शन में तो क्या करना, अगर हमको किसी का वेट निकालना है, मोल निकालना, कुछ भी निकालना है, अगर हमको बैलेंसिंग नहीं दिया हुआ, बैलेंस नहीं करना चाहते हैं, तो हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा देंगे। मोल्स निकालना है तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दूसरे में कंपेयर करके निकाल सकते हैं। अगर इसी का दिया हो तो इसका निकाल सकते हैं, इसका दिया हो तो इसका निकाल सकते हैं। इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। नहीं, अगर आपका बैलेंसिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में और आपको लगता है कि जो मोल कॉन्सेप्ट से निकालना चाहिए, तो क्या करना, मोल्स ऑफ ए अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये कॉन्सेप्ट लगा के इसका मोल निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, एटम निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं इसका, ठीक ना। अगर बैलेंसिंग नहीं दिया हुआ, बैलेंस करके नहीं दिया हुआ और बैलेंसिंग आपको लग रहा है कि आपसे पॉसिबल नहीं हो रहा या डिफिकल्ट लग रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। अगर आसान लग रहा है तो ये कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। जो कॉन्सेप्ट आपको आसान लगता है वो लगा दीजिए, राइट। चलिए नोट कीजिए। चलिए तो हम लोग इक्विवेलेंट मास को फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट वेट को, बोला कि टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। इसको एक्चुअल में देखते हैं डिफिनेशन से क्या बोल रहा है कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, पहले इसको जानते हैं। बोल रहा है कि द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट इक्विवेलेंट वेट क्या बोल रहा है कि क्या होगा, व्हिच रिएक्ट और डिस्प्लेस फ्रॉम ए कंपाउंड, किससे, कंपाउंड से 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। बोल रहा है कि जो 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है ना, कोई भी कंपाउंड में से एलिमेंट का जितना डिस्प्लेस करेगा या रिएक्ट करेगा, वही होगा उसका इक्विवेलेंट वेट। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि बोल रहा है कि इसका 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर जितना ग्राम ये जो एलिमेंट है इस कंपाउंड में, इससे रिएक्ट करेगा, वही इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ये तो हाइड्रोजन के केस में हो गया। या बोल सकता है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के केस में क्या होगा कि 8 ग्राम ऑक्सीजन जितने ग्राम एलिमेंट इस कंपाउंड में जो एलिमेंट है उससे रिएक्शन करेगा, वही इस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, ठीक ना। या 35.5 ग्राम क्लोरीन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एलिमेंट। कोई दिक्कत, बोला या तो हाइड्रोजन हो जाए 1 ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन जितना से रिएक्ट कर ले, जितना वेट से, या तो 8 ग्राम ऑक्सीजन जितना वेट से रिएक्शन कर ले, या 35.5 ग्राम क्लोरीन। इसका मतलब क्या कि जितना हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन का दिया हुआ 8 ग्राम में कर रहा है ये, इसका मोलर मास तो होता है 16, लेकिन ये होता है 8 ग्राम में होना चाहिए। क्लोरीन का 35.5 ग्राम में जितना रिएक्शन करेगा वही उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। चलिए एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग मास निकाल लेते हैं। इसका मास कितना होगा, देखो यहाँ से 2 × 24 ग्राम ये दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ, 16 दूनी 32 ग्राम। कोई दिक्कत, चलिए इसको समझते हैं। ये क्या बोल रहा है कि अभी क्या है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है ना, 48 ग्राम, ये जो बोल रहा है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है 48 ग्राम, 24 दूनी 48 ग्राम mg के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो 1 ग्राम जो O2 किसके साथ करेगा, 48/32 ग्राम। लेकिन मुझे कितना चाहिए ऑक्सीजन के लिए, 8 ग्राम चाहिए, 1 ग्राम नहीं चाहिए, 8 ग्राम। तो क्या लिखेंगे कि 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है कितने ग्राम mg के साथ रिएक्शन करेगा, तो 48/32 गुना 8, 8 चौका 32, 4 से काटेंगे तो 12। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 8 ग्राम जो है ना, वो किसके इक्विवेलेंट है, 12 ग्राम इक्विवेलेंट है। तो वही तो पूछ रहा था, 8 ग्राम ऑक्सीजन कितना कंज्यूम करेगा mg का वेट, या किसी भी एलिमेंट का वेट, वही उसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। तो यहां से क्या निकल के आया कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ mg, मैग्नीशियम कितना निकल के आया, 12 ग्राम। यही आज आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट।
क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। और कैसा निकालते, और इक्विवेलेंट वेट निकालते थे कैसे, इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक और तरीका था क्या, मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर, यही था ना। तो इसका मोलर मास, इसका निकालना अगर मान लो तो इसका मोलर मास कितना होता है मैग्नीशियम का, 24 होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2। अब पढ़े इससे पहले वाला स्लाइड में जो हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़े हैं ना, उसमें इसका निकाले हैं, एन फैक्टर निकालने के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका कितना होता है +2 मैग्नीशियम का, तो 2 होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 12। इस तरीका से आप निकाल सकते हैं कि इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए क्लोरीन वाला एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं आपको। ये कितना ग्राम है क्लोरीन, 35.5 इंटू 2, 71 ग्राम है, ये 71 है और 3 गो है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 3 इंटू 71, और इधर कितना है, और इसका कितना होता है 27, तो 2 इंटू 27 ये दिया हुआ है। तो मतलब क्या बोल रहा है कि ये इतना ग्राम जो है, बोल रहा है कि ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो 1 ग्राम किसके साथ करेगा, 1 ग्राम के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसको क्या लिखे 2 इंटू 27 अपॉन क्या हो जाएगा 3 इंटू 71। लेकिन मुझे क्लोरीन जब दिया रहता है तो कितना पे निकालना होता है 35.5 पे, तो जब 35.5 ग्राम होगा तब ये कितना कंज्यूम करेगा एल्युमिनियम को, तो 2 इंटू 27 अपॉन 3 इंटू 71 इंटू क्या करेंगे 35.5, इस तरीका से करेंगे। तो देखो तो ये कट रहा है, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट गया, और ये 3 से कट जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आया कि जो 35.5 ग्राम जो है क्लोरीन वो कंज्यूम कितना कर रहा है 9 ग्राम एल्युमिनियम को कर रहा है, ठीक ना। इससे क्या पता चला कि एल्युमिनियम का जो इक्विवेलेंट वेट है ना या इक्विवेलेंट मास है वो 9 होता है। क्या होगा इक्विवेलेंट वेट किसका ऑफ एल्युमिनियम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम बराबर क्या होगा 9। इस तरीका से आप इस तरीका से निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट बराबर या इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर या एक्स फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। एल्युमिनियम का क्या होता है मोलर मास 27 होता है और यहाँ पे एन फैक्टर 3 होता है, तो 9। इस तरह से भी ये आपको डेफिनेशन समझ गए, एक्चुअल में होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है, ये इस तरह का समझेंगे आप, निकालने के लिए आपको आता ही है, ठीक ना। चलिए हाइड्रोजन के केस में देखते हैं, हाइड्रोजन का मास कितना 1 इंटू 2 सॉरी 1 इंटू 2 ग्राम, और यहाँ पे सोडियम का कितना होता है 2 इंटू 23, ये आएगा 23। तो मुझे हाइड्रोजन पे कितना पूछ रहा, 1 ग्राम पे पूछ रहा था ना, 1 ग्राम पे, लेकिन 2 ग्राम जो दिया हुआ है तो ये दिया हुआ इतना, तो 1 ग्राम पे कितना होगा, तो 2 इंटू 23 अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, देखिए 23 आएगा, तो 1 ग्राम जो दिया हुआ वो किसके बराबर इक्विवेलेंट है 23 ग्राम के इक्विवेलेंट है। तो जो सोडियम का जो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम Na बराबर हो जाएगा 23 ग्राम, यही आएगा आपका। और इस तरह से हम निकालने के सिखाए थे, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर। देखो यहाँ से मोलर वेट कितना होता है 20 सोडियम का 23, और सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है जो मेटल का फर्स्ट ग्रुप, तो इसका एन फैक्टर भी 1 ही होता है, तो 1 आएगा तो कितना हो जाएगा, तो 23/1 मतलब 23 ही आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या फार्मूला लिखे थे हम लोग, इक्विवेलेंट मास बोलिए या इक्विवेलेंट वेट बोलिए, ऐसे लिखते हैं इसको, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या आप इक्विवेलेंट मास बोल सकते हैं, जो भी लिखना लिखिए। तो क्या लिखे थे यहाँ पर मोलर मास ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का मोलर मास अपॉन में क्या होगा एन फैक्टर, या बोल सकते हैं वैलेंसी फैक्टर, या बोल सकते हैं एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर से भी इंडिकेट करते हैं, एक्स से भी इंडिकेट करते हैं, एस फैक्टर, इस तरीका से निकाल सकते हैं। ये आपको निकाल जाएगा, ठीक ना। या नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, ऐसे मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, आप इस तरीका से निकाल सकते हैं इसको, इक्विवेलेंट वेट बराबर ऐसा निकाल सकते हैं। ये तो आपका हो गया इक्विवेलेंट वेट। अब हम लोग का क्या है, मेन क्या है कि जो मोलर मास तो चले पता है, लेकिन एन फैक्टर हर एक एलिमेंट का, एसिड का, बेस का,
कैसे निकालेंगे, उसका तरीका क्या होगा, और बड़े बड़े कंपाउंड के कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम आगे का वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आगे की वीडियो हम लोग एन फैक्टर के बेसिस पे पढ़ें, एन फैक्टर के बारे में ही जानेंगे, ठीक ना। चलिए तो नोट कर लीजिए।